Today we are going to check here Wheelstone bridge. आज हम चेक करने वाले हैं एक प्रकार का सेतु, एक प्रकार का ब्रिज जो कि व्हीलस्टोन के नाम से है, ठीक है ना। और ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीलस्टोन। उन्होंने एक्चुअली में 4 प्रतिरोध यूज किया। ओके, चारों प्रतिरोधों को यूज करके एक ब्रिज बनाया, ठीक है ना। और ब्रिज बनाने के बाद यदि यह ब्रिज बैलेंस है तो आप किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सर चार्ल्स व्हीलस्टोन ने क्या किया था, ब्रिज कैसे बनाया था, उसको आपको चेक कर लेना है पहले। और एक पैरेललोग्राम बनाना है, चतुर्भुज बनाना है 4 प्रतिरोधों के माध्यम से। 4 प्रतिरोध देखिए P, Q, R, S। एक प्रतिरोध मैंने यहाँ दिखाया हुआ है P के फॉर्म में, एक प्रतिरोध यहाँ शो किया गया है Q के फॉर्म में, एक प्रतिरोध यहाँ दिखाया गया है R के फॉर्म में, एक प्रतिरोध यहाँ बना है S के फॉर्म में। ओके, 4 प्रतिरोध देखिए बन चुके हैं। और एक समांतर चतुर्भुज A, B, C, D की रचना में लोगों ने कर ली है। ओके, 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को सीरीज में जोड़ना है, श्रेणीक्रम में जोड़ना है। और जोड़ने के पश्चात एक समांतर चतुर्भुज ABCD हमने बना लिया है, ठीक है ना। तो मैं सिद्धांत में लिखता हूं कि माना एक समांतर चतुर्भुज जो कि इसका नाम भी दिखा दें कि चतुर्भुज कौन सा है। चतुर्भुज ABCD जो कि 4 प्रतिरोधों, ओके, there are 4 resistance P, Q, R, S। P, Q, R एवं S को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया गया। ओके, चेक करें। ABCD चतुर्भुज शो किया गया है, पैरेललोग्राम। और 4 प्रतिरोध P, Q, R, S दिखाए गए हैं। इनको पहले आपको सीरीज में जोड़ना है और जोड़ के एक चतुर्भुज इस प्रकार से बनाना है। ओके, अब चेक करिए, 2 विकर्ण आपको दिखाई पड़ेंगे। एक विकर्ण है B, D, ओके, और दूसरा विकर्ण है A, C। तो BD के क्रॉस आपको जोड़ना है एक गैल्वेनोमीटर। ये है गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी। और साथ में जोड़ना है कुंजी। इस कुंजी को मैं लिख के अभी लिखा हुआ है, 1, 2 बाद में दूंगा, ठीक है। और दूसरा विकर्ण देखिए आपका है AC। दूसरा विकर्ण क्या है, AC। इसके क्रॉस आपको जोड़ना है एक बैटरी और एक कुंजी, ठीक है ना। तो एक बैटरी देखिए मैंने यहाँ दिखा दी है, ये बैटरी का नेगेटिव हो गया, बैटरी का पॉजिटिव हो गया, एंड दिस इज B1। ओके, और एक कुंजी आपको यहाँ और दिखानी है। इस कुंजी का नाम दिया गया है K1 और इस कुंजी का नाम दे देंगे K2, ठीक है। देखो फिर चेक कर लिया आपको, चतुर्भुज आपने बना लिया है ABCD के फॉर्म में, जो कि 4 प्रतिरोधों के द्वारा बनेगा। P, Q, R, S 4 तरह के प्रतिरोध दिखाए गए हैं। एक विकर्ण है आपका BD, ओके, डायगोनल आपका BD के फॉर्म में है, जहाँ पे आपने जोड़ना है एक गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी और कुंजी K2। G का मतलब है गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा
मापी। ओके, कुंजी मैंने Q2 दिखा दिया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए दूसरा विकर्ण आपका AC के फॉर्म में दिखाया गया है और AC के सिरों पर एक बैटरी B1 के फॉर्म में और एक कुंजी K1 के फॉर्म में। ओके, ये आपने जोड़ दिया है। परिपथ आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विकर्ण आपको मैंने बता दिया, दो विकर्ण आपने चेक कर लिया। B एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण आपका AC के फॉर्म में है। ओके, और कौन चीज जोड़ी के मैंने लिख दिया है, विकर्ण BD के क्रॉस गैल्वेनोमीटर G कुंजी K2, ये पोर्शन हो जाएगा। और जो दूसरा पोर्शन है AC के फॉर्म में डायगोनल, उसके सिरों पे आपने जोड़ना है बैटरी B1 और कुंजी K1, बैटरी B1 कुंजी K1। तो ये तो आपकी रचना हो गई, सिद्धांत भी यहाँ समझ लेंगे, प्रिंसिपल भी आपको चेक कर लेना है। ओके, अब देखिए विद्यार्थी, इसमें होना क्या है कि जब आप इस कुंजी के माध्यम से पहले आपको K1 को ऑन करना है। अब दो कुंजियाँ लगी हैं K1 K2, इसका भी एक लॉजिक है। कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है या आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर तो है ही है। मीटर ब्रिज जो आपका प्रैक्टिकल है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो वहाँ ये क्वेश्चन बनना लाजमी है कि आप पहले K1 को दबाते हैं, बाद में K2 को। क्यों, उसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले चेक कर लेते हैं। जब आप K1 को यहाँ से ऑन करते हैं, बैटरी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से करंट निकलेगा I के फॉर्म में। जब करंट I बिंदु A पे आएगा तो दो भागों में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ जाएगा I1 और नीचे आएगा I2। ओके, K1 को आपने ऑन कर दिया है, बैटरी B1 फंक्शन में आ चुकी है। यहाँ से करंट I का फ्लो होगा। I जब बिंदु A पे आता है तो दो भागों में ब्रेक होगा। I का कुछ भाग I1 के फॉर्म में इस भुजा में जाएगा और बाकी जो भाग होगा I2 के फॉर्म में वो इस भुजा में पहुँच जाएगा। ठीक है ना। इसके पश्चात आप K2 को भी ऑन कर लेंगे और K2 को ऑन करने के पश्चात अब जो करंट होगा, अब होना तो चाहिए कि करंट यहाँ से यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, लेकिन यदि K1 K2 दोनों को ऑन किया गया है, उसके बाद भी गैल्वेनोमीटर की सुई, धारा मापी की सुई विक्षेपित अगर नहीं होती है, देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, K2 को ऑन करने पर भी यदि गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित नहीं होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस अवस्था में है। ठीक है ना। और इसमें कोई अगर विक्षेप नहीं होता है, इसका साफ मतलब है कि जो करंट आप I1 इस भुजा में लेके चले हुए हैं, अब वो I1 यहाँ पे आएगा। ओके, I1 आपका इस भुजा में आ जाएगा और जो करंट I2 आपने यहाँ शो किया हुआ है, अब इसका अस्तित्व तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो गैल्वेनोमीटर की सुई आपने बताई है उसमें कोई डिफ्लेक्शन, कोई विक्षेप नहीं होता है। इसका सीधा मतलब है कि आप जो करंट होगा I2 के फॉर्म में वो इस प्रकार से फ्लो करेगा। मतलब इस भुजा में I1 ये वाली, इस भुजा में I2 ये वाली। ठीक, फिर से जंक्शन हो गया। आपने पढ़ा हुआ है जल्दी ही किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम, जो कि करंट का नियम है, प्रथम नियम। तो ऊपर से I1 है, नीचे से I2 है, दोनों करंट मर्ज हो जाएंगी, दोनों धाराएं मिल जाती हैं और फाइनली ये I के फॉर्म में यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो इतना चीज आप समझ लें पहले बारीकी से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये न केवल आपके थ्योरी में बल्कि न्यूमेरिकल्स में और साथ में प्रैक्टिकल्स में भी इस्तेमाल में आने वाली है। ठीक है ना। K1 K2 दोनों कुंजियाँ हैं, कीज हैं, दोनों को प्रेस किया गया है और प्रेस करने के बाद भी यदि गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित नहीं होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है बैलेंस है। ओके, और बैलेंस होने की अवस्था में अगर यह ब्रिज संतुलित है तो संतुलन की अवस्था में या संतुलन की स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है ना। वो निष्कर्ष क्या है, देखिए प्रतिरोध P दिखाया गया है इस भुजा में, उस भुजा में प्रतिरोध Q दिखाया गया है, इसमें R, इसमें S। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये है संतुलन की अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष। ओके,
जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में प्राप्त होने वाले निष्कर्षों में रखते हैं। ठीक है, और इसका सीधा मतलब है कि संतुलन की अवस्था में समांतर चतुर्भुज की किसी भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। डेफिनेटली द करंट इन दिस सेगमेंट इज गोइंग टू द इन दिस सेगमेंट। I1 दोनों में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों भी सीरीज जो बनेगा वो पैरेलल। ये काम कहाँ आएगा? ये काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में। सवाल में जो मैंने भी बोला है, ये कहाँ पे काम आने वाला है? न्यूमेरिकल्स में। ठीक है ना, क्योंकि कहीं पीछे छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में भी इसका इस्तेमाल करना है। इसके लॉजिक जो हैं वो वहाँ पे काम आएंगे, और न्यूमेरिकल में तो विशेष रूप से। ठीक है ना, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल ब्रिज आपका बैलेंस इस प्रकार से बना हुआ है, कोई एक अज्ञात प्रतिरोध आपको निकालना है, और यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह समझ लें कि P/Q = R/S। इसका मतलब क्या है कि जब आप बात करते हैं कि ब्रिज आपका बैलेंस है, ब्रिज आपका संतुलन की अवस्था में, निश्चित रूप से देखिए ये दो संलग्न भुजाएं हैं और ये दो संलग्न मतलब आपस में जुड़ी हुई एडजेसेंट है ना भुजाएं हैं। तो इन दोनों भुजाओं के सिरों के जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर। वही चीज़ मैंने यहाँ दिखा दिया है, और ये संतुलन की अवस्था में आएगा। संतुलन की अवस्था का सीधा मतलब है कि केवल P2 को दबाने पर भी गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये जो हम लोग निष्कर्ष प्राप्त कर लिया है, इसका सीधा मतलब है कि बैलेंस है ये नंबर 1। और इसको ब्रिज क्यों कहते हैं, इसको सेतु क्यों कहा गया है? क्योंकि ये तो वैज्ञानिक का नाम है व्हीटस्टोन, और उसके आगे लिखा सेतु या पुल या ब्रिज। तो जैसे पानी के बहाव से ब्रिज कहाँ बनता है? ब्रिज बनता है दो जंक्शन को जोड़ने के लिए, बीच में पानी का बहाव है अच्छा खासा चौड़ा, ब्रिज बनाएगा ताकि आप ऊपर से जा सकें। तो आप चेक करें कि ब्रिज के नीचे जो पानी का फ्लो हो रहा है, उसके फ्लो होने से उस ब्रिज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, इधर उधर सब करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इन सब के प्रभाव से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसको आप दो सेंस में ले सकते हैं। पहला ये कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, और अगर ये है तो ब्रिज बैलेंस है। दोनों चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो देखिए अब हम लोग चालू करने वाले हैं इसका निगमन। संतुलन की अवस्था का निगमन मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। P/Q = R/S ये एक प्रतिबंध है, शर्त है, जो कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसका डेरिवेशन कैसे होना है। ओके, तो वो निगमन आप यहाँ देखने वाले हैं। तो चेक करें, जब आपने बैटरी V1 को यहाँ से ऑपरेट किया, K1 को ऑन करके बैटरी को ऑपरेट चालू किया ऑपरेशन, I करंट यहाँ पे आया, ब्रेक हुआ I1 I2 में। ठीक, और चूंकि ये बैलेंस की कंडीशन में कोई विक्षेप नहीं दिखाएगा, तो देखिए एक ब्रिज एक बंद पाश ये बना हुआ है, पहला बंद पाश ये मैं लेके चलूँगा और दूसरा बंद पाश ये लेके चलूँगा। ठीक है ना, एक बंद पाश है A-B-D-A और दूसरा बंद पाश है B-C-D-B। ठीक है, तो करंट I आपने फ्लो किया, ये ब्रेक हो गया किसमें? I1 और I2 में। तो हम लोग बात करते हैं प्रथम बंद पाश की। पहला बंद पाश कौन सा है? A-B-D-A। ओके, पहला बंद पाश लेके चलते हैं और यहाँ चेक करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम का मतलब है KVL। ओके, यहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे कौन सा नियम? KVL, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ठीक है, चेक करें। अब देखिए ये करंट I1 है, ये प्रतिरोध है, ये करंट I2 है, ये प्रतिरोध है, और कोई करंट इस बंद पाश में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट पास
नहीं हो रहा है। अब चेक करें कि I1 देखिए ऊपर जा रहा है, I2 नीचे आ रहा है। अगर मैं क्लॉकवाइज देता हूँ ऐसे तो इसमें ये तो आएगा लेकिन ये शामिल नहीं होगा, तो उल्टे में आ रहा है। तो इसको देना है प्लस में, इसको देना है माइनस में। मैं क्या लिखूंगा, क्या था केवीएल सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा ई। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था, वोल्टेज का नियम या फिर बंद पास का नियम, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपने कल देखा था कि जो है किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों की गुणनफलता बीजगणितीय योगफल उसी बंद पास में कार्य करने वाले सभी तलों के वैद्युत बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर था। तो यहाँ पे केवीएल लगाते हैं I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R इक्वल टू, अब चेक करें सिग्मा ई कितना आएगा। तो यहाँ देखिए ये जो आपका बंद पास है, यहाँ कोई सेल कोई बैटरी नहीं लगी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा ई के मान 0 हो जाएगा। ओके, एक्चुअली आपका जो आरएचएस है, आप इस पद में कहीं सिग्मा ई का मतलब है कि कुल जोड़ जो भी सेल लगाए गए उनके वैद्युत बलों का। एक्चुअली इस बंद पास में कोई सेल कोई बैटरी का रोल नहीं है, तो सिग्मा ई का मान 0 हो जाएगा। ओके, बोलिए I1P माइनस I2R इसका भी शून्य है, इसको उधर लिखेंगे तो बनेगा I2R इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निगमन चल रहा है कैसे आपको जो है ये बैलेंस की अवस्था में P/Q/R/S का निगमन करना है। ये पहला स्टेप ये हो जाएगा। अब आप द्वितीय बंद पास जो कि यहाँ पे है BCDB, ओके, ये द्वितीय बंद पास है। तो द्वितीय बंद पास, इसका नाम लिख लीजिए, ये आपका BCDB। यहाँ भी आपको लगाना है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, बंद पास का नियम। चेक कर लें, यहाँ वही कंडीशन है। I1 देखिए नीचे आ रहा है, I2 नीचे से ऊपर आ रहा है, दिशाओं में फर्क है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, ये प्लस में लूंगा, ये लूंगा माइनस में, क्या बनेगा I1Q इक्वल टू, या पहले लिखें I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। तो ये बनेगा I1Q बराबर I2S। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्चुअली यहाँ में कोई सेल कोई बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्वेश्चन 2 बन जाएगा। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को भाग कर लेना है, ठीक है। तो ऊपर आ गया इक्वेशन फर्स्ट और नीचे आ गया इक्वेशन सेकेंड। एक और दो को भाग करेंगे, ये लिखा है I1P और ये लिखा है I1Q। I1P अपन I1Q बाएं पक्ष में हो गया, दाएं पक्ष में देखिए क्या लिखा है I2R और नीचे बना है I2S। ओके, ऐसा करने पे I1 I1 कर जाएगा, I2 I2 कर जाएगा और ये बन जाएगा P/Q इक्वल टू R/S। ये है संतुलन की अवस्था जिसका निगमन हमें प्राप्त करना था। ओके, यही आपकी हेडिंग भी थी, आपको व्हीलस्टोन सेल के संतुलन की अवस्था की शर्त का निगमन करना था, जो कि आपने P/Q इक्वल टू R/S के फॉर्म में प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये फाइनली जो आपने चतुर्भुज शो किया हुआ है, इसमें PQ, ये दोनों एडजेसेंट आर्म्स हैं, इनको हम लोग ज्ञात भुजा नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुग्मी भुजाएं, संयुग्मी भुजाएं। ठीक है, तो देखिए इस पैराग्राम में PQ आपका अनुपाती भुजाएं हो जाएंगी, रेशियो आर्म्स। ओके, R जो है ज्ञात भुजा है, मैं इसको लिख देता हूँ PQ। इन दोनों का जो काम होगा वो अनुपाती भुजाएं या रेशियो ज्ञात भुजा। ठीक है, और ये जो R दिखाया गया है, ठीक है,
आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है, तो आर देखिए ज्ञात भुजा हो जाएगा। और ये जो एस शो किया गया है, ओके, इसको हम कहेंगे अज्ञात भुजा। दिस इज नोन आर्म एंड दिस इज अननोन, ओके, ज्ञात भुजा और ये नीचे वाली अज्ञात भुजा। इसका मतलब ये कि यदि ये ब्रिज बैलेंस है, ये ब्रिज यदि संतुलन की अवस्था में है, तो आपको जो फॉर्मूला बताया गया P/Q²R/L, इसकी मदद से आप किसी भी अज्ञात भुजा में प्रवाहित करंट के माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या समझा है? ये दोनों अनुपाती भुजाएं हैं, रेशियो आर्म, दिस इज नोन एंड दिस इज अननोन। और अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो ये चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो पोटेंशियल होगा बी पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा डी पॉइंट पे, मतलब बी बी शुड बी इक्वल्स टू बी डी, ओके। संतुलन की अवस्था में व्हील स्टोन ब्रिज के जो दोनों सिरे दिखाए गए हैं आपके विकर्ण के, ओके, और इन दोनों सिरों पर वोल्टेज जो, तो देखिए इतना चीज़ हो गया है। आपने चेक किया कि जो है जो पोटेंशियल है बी पॉइंट पे वही पोटेंशियल बी पॉइंट पे, वी बी इक्वल टू वी डी, ओके। और ये जो आपने अभी पढ़ा हुआ है व्हील स्टोन ब्रिज, इस ब्रिज के सिद्धांत पर दो प्रेडिकल बनाए गए हैं। एक है पीओ बॉक्स, इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं, जो कि हालांकि अब कोर्ट में आपके नहीं है, ठीक है। और दूसरा देखिए, पहला आपका पीओ बॉक्स मैंने बता दिया, दूसरा आपका है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। वहां में देखिए सेतु शब्द लगा हुआ है, ठीक है ना। मीटर सेतु आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल में अभी भी बना हुआ है, और इसका जो लॉजिक है, इसका जो प्रिंसिपल है, आपके इसी व्हील स्टोन ब्रिज पे आधारित है। वहाँ भी आपको PQRS के फॉर्म में कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाना पड़ेगा, ओके। और कोई अज्ञात प्रतिरोध कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के फॉर्म में आपको उसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध निकालने को आ सकता है। तो इतना चीज़ें हैं, इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है, ओके, और इसको चेक कर लें। तो देखिए एक चीज़ आपको समझना है कि यदि आप चाहते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी, इसकी सुग्राह्यता अच्छी बनी रहे, सेंसिटिविटी जो है अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चारों प्रतिरोध लगभग एक ही कोटिमान के होने चाहिए। ऐसा ना कि कोई एक प्रतिरोध मान लो 4 ओम है, कोई दूसरा प्रतिरोध जो है ये 400 ओम है। एक प्रतिरोध मान लीजिए आपका 50 ओम है और अगला जो है कोई 50 किलो ओम है, तो ये कंडीशन ना हो। इनका जो ऑर्डर है, इनका जो रेंज है, परास है, एक ही कोट का होना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ लेना है। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि क्यों K1 को पहले प्रेस करते हैं, K2 को बाद में। ये चीज़ आपको लैब में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे गलती होती है, पहले विद्यार्थी K2 को प्रेस करते हैं, बाद में K1 को। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये आपको नहीं करना है। जबकि पहले आपको K1 को प्रेस करना है, बाद में K2 को, क्योंकि K1 को प्रेस करने का मतलब कि ये बैटरी ऑन हो चुकी है, इसने अपना काम कर दिया है, करंट इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है ना। और बाद में K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर का जो संकेतांक का जो चीज़ है वो बिल्कुल सही दिखाएगा, परफेक्ट। लेकिन यदि आप पहले इसको ऑन करते हैं, बाद में इसको ऑन करते हैं, तो उससे जो है विद्युत प्रेरण से जो करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर के संतुलन होने के बावजूद, ठीक है ना, इस गैल्वेनोमीटर के संतुलित होने के बावजूद इसमें विक्षेप आ जाता है। और विक्षेप आने का मतलब फिर लगता है कि जैसे असंतुलित है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर संतुलित कब होगा? गैल्वेनोमीटर या आपका जो धारा मापी है, ये संतुलित तभी होगा जब इसका जो संकेतांक होगा वो 0 पे आएगा, ठीक है ना। यदि आप पहले इसको प्रेस करते हैं, बाद में इसको, तो एक विद्युत प्रेरण की घटना आपको बताई गई है, उससे विद्युत धारा जो फ्लो होता है, प्रेरित होती है, उसकी वजह से यहाँ पे धारा होने का भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है ना। जिससे लगता है कि ये ब्रिज, पूरा ब्रिज जो है बैलेंस हो चुका है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको प्रिकॉशन रखना है कि आप जब भी प्रैक्टिकल ये करें मीटर ब्रिज के फॉर्म में, ओके। हालांकि ये प्रैक्टिकल तो नहीं है पीओ बॉक्स,
लेकिन मीटर ब्रिज अभी भी आपके बोर्ड में है, ठीक है ना। तो पहले आप हमेशा K1 को प्रेस करें, कुंजी K1 को दबाएंगे और कुंजी K1 को दबाने के बाद कुंजी K2 को प्रेस करेंगे। और जब ये गैनोमीटर की सुई जब शून्य पे आ जाएगी, विक्षेपित होना बंद हो जाएगी, नल रिफ्लेक्शन शो करेगा, तब आप कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है बैलेंस है। बाकी आपको मैंने P/Q को दोबारा अपन बता दिया है। आपको मैंने ये PQRS कौन कौन सी भुजाएँ हैं, अनुपाती भुजाएँ कौन सी हैं, ज्ञात भुजा कौन सी है, ज्ञात भुजा कौन सी है, उसमें मैंने रोशनी डाल दिया हुआ है। इसका डेरिवेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बड़े नंबर में अगर 5 नंबर तक क्वेश्चन आएगा तो आपको डेरिवेशन भी आएगा पूरा कंप्लीट। तो थ्योरी मतलब रचना से चालू करेंगे, रचना, सिद्धांत, क्रियाविधि, और इसका जो डेरिवेशन है इसका ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। निगमन, कैसे आपने निगमन प्राप्त किया है वो भी शो कर देंगे। तो इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में कोशिश करूँगा इसके जो आंकित प्रश्न है वो डालने की, ठीक है ना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।